Hello student, welcome in my YouTube channel Chemical File represented by RSC Group of Education। मेरा नाम शहबाज अहमद है और आज का ये सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए कंडक्ट किया गया है जिन स्टूडेंट्स को केमिकल रिएक्शंस बनाने में प्रॉब्लम जाती है। ये सेशन में हम केमिकल रिएक्शंस को बनाने की बहुत सिंपल मेथड और ट्रिक्स देखेंगे जिसके बेसिस पर आप अपने रेगुलर बोर्ड एग्जामिनेशन और साथ साथ में नीट और JEE जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में बहुत आसानी से किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग एक बहुत सिंपल से और कॉमन टॉपिक को लेकर जिसको स्टूडेंट कहीं ना कहीं मिस करता है, जिसकी वजह से उसके लिए केमिकल रिएक्शन को बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं आज के रिएक्शन जिसमें हम लोग सबसे पहले एक केमिकल रिएक्शंस को बनाने के जनरल और सिंपल मेथड्स को देखते हैं। जनरली हर स्टूडेंट ये सोचता है कि किसी केमिकल रिएक्शन में एक साइड होता है जिसे बोला जाता है रिएक्टेंट, और फिर अगला साइड होता है जब केमिकल रिएक्शन एंड रिएक्टेंट के बीच में होती है, और अगला साइड होता है जिसमें कोई नए केमिकल्स बनते हैं जिनको कहा जाता है प्रोडक्ट। स्टूडेंट्स के दिमाग में हमेशा होता है कि वो कोई ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल करे या कोई ऐसा जादू हो जाए जिसके बेसिस पर उसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में फौरन प्रोडक्ट मालूम पड़ जाए। तो वो हमेशा किसी ऐसे जादू की उम्मीद करता है कि उसे उस केमिकल रिएक्शन का प्रोडक्ट मालूम पड़ जाए, बट एक्चुअल में गलती उसकी ये होती है कि वो जादू प्रोडक्ट साइड में ढूंढता है जबकि एक्चुअल में जादू हो रहा होता है रिएक्टेंट साइड में। ये एक बेसिक गलती है जो मैक्सिमम स्टूडेंट केमिस्ट्री में करता है। इस वजह से फिर वो आखिरी में अपना ब्रह्मास्त्र उठाता है और हर केमिकल रिएक्शन को याद करने की कोशिश करता है। सो सिंपल है बच्चों कि केमिकल्स ऑर्गेनिक में बिलियन और मिलियंस होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि जब बिलियन और मिलियन केमिकल आपस में रिएक्शन करेंगे तो रिएक्शंस में बनने वाले प्रोडक्ट भी बिलियन और मिलियंस होंगे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम उन्हें याद कर लें। आज इस सेशन में हम इसी चीज़ को देखेंगे कि हम कितने आसान मेथड से किसी केमिकल रिएक्शन से प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई कर लें। तो जस्ट स्टार्ट करते हैं उन बेसिक कॉन्सेप्ट को। हम पहले वो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर उस कॉन्सेप्ट को रिपीट करेंगे, और जनरली इस एक छोटे से सेशन से आपको केमिकल रिएक्शंस बनाने में ज़रूर बहुत हेल्प मिलेगी और आपके लिए आपके एग्जामिनेशंस को क्रैक करना आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये होता है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शंस होती है, सपोज करिए कि दो केमिकल A प्लस B आपस में मिल रहे हैं और एक केमिकल रिएक्शन कर रहा है। इन दो केमिकल्स में से एक केमिकल को हम लोग बोलते हैं सब्सटेंस। आप इसे सब्सटेंस बोल सकते हैं या सबस्टांस बोल सकते हैं। सब्सटेंस वो केमिकल होता है जो अंडर अटैक होता है, मतलब इस केमिकल के ऊपर अटैक हो रहा होता है। और जस्ट इसके अपोजिट दूसरा जो केमिकल होता है वो होता है रिएजेंट। रिएजेंट नाम आपको याद हो रहा होगा। आप जब भी अपनी केमिकल लैब में जाते हैं तो लैब के अंदर जो स्टैंड के ऊपर बॉटल्स रखी होती हैं उन बॉटल्स को हम लोग रिएजेंट बॉटल कहते हैं, और उन्हीं बॉटल्स के अंदर जो केमिकल होता है उन्हीं को रिएजेंट्स बोलते हैं। रिएजेंट वो केमिकल्स होता है जो एक अटैकर की तरह बिहेव करता है और जो जाके अटैक करता है सब्सटेंस के ऊपर। अब बहुत सिंपल सी बात है, अगर आपको यहां यह पता चल जाए कि क्या रीजन है जिसकी वजह से इस रिएजेंट ने इस सब्सटेंस पर अटैक किया, और दूसरा कि वो कौन सा प्लेस या साइड है जिस जगह पर रिएजेंट ने सब्सटेंस के ऊपर अटैक किया है, अगर इन दो क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं, आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को इजीली बना सकते हैं बिना उस केमिकल रिएक्शन को याद किए। हम इस सेशन में सबसे पहले रिएक्टेंट से डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सीखेंगे। जब ये चीज आपको बनाना आ जाएगी तब आपके लिए इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझना और आसान हो जाएगा। तो पहले एक शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को समझते हैं और फिर इन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को स्टार्ट करेंगे। हमें ध्यान रखना है दो चीजों को।
यहां पर एक सब्सटेंस और दूसरा रिएजेंट। सब्सटेंस और रिएजेंट जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता, बल्कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच की एक स्टेट बनती है, जिस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इंटरमीडिएट स्टेट। ऐसा कंपाउंड जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच बनता है, यही कंपाउंड जो है वो प्रोडक्ट को डिसाइड करता है कि प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और कितने बनेंगे। जब भी दो केमिकल आपस में रिएक्ट करते हैं, बनने वाले प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटीज बहुत सारी होती है, लेकिन उनमें से कौन सा प्रोडक्ट मेन होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका इंटरमीडिएट कितना स्टेबल है। इसलिए हमें इस इंटरमीडिएट को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है, इंटरमीडिएट स्टेट को जरूर पढ़ना है, उसके बाद प्रोडक्ट बनाना ज्यादा आसान होगा। फिर इंटरमीडिएट सबसे स्टेबल स्टेट में कन्वर्ट होता है और हमारे लिए फाइनल प्रोडक्ट बना लेता है। यह है हमारा प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में अक्सर आपने देखा होगा जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं तो प्रोडक्ट में पूछा जाता है कि विच वन इज अ मेजर, विच वन इज अ माइनर। कौन मेजर होगा, कौन माइनर होगा, वो सब का सब किस पर डिपेंड करेगा? इंटरमीडिएट। तो जब हम मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हम इस इंटरमीडिएट को अच्छी डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम डायरेक्ट इन रिएक्शंस को बनाना सीख रहे हैं। फाइनली आपका प्रोडक्ट बन जाता है और आपकी रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होती है। अब हमें आना है उस जगह पर जहां मेन जादू हो रहा होता है। तो जादू हो रहा है इन दोनों के बीच में, जिसे हम सब्सटेंस बोलते हैं और रिएजेंट कहते हैं। सिंपल सी बात, आपको तीन चीजें किसी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करने के लिए ध्यान रखनी है। ओनली 3। अगर ये 3 पॉइंट पर आप काम करते हैं, आप हर रिएक्शन का प्रोडक्ट इजीली बना लेंगे। सबसे पहली बात, जो दो केमिकल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, जिनमें से एक सब्सटेंस है और दूसरा रिएजेंट है, आपको उन केमिकल्स के नेम याद होना चाहिए। और स्पेशली ये नेम होते हैं कॉमन नेम। आपको आईयूपैक नेम अभी नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप कॉमन नेम के थ्रू केमिकल रिएक्शंस को बना सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली केमिकल रिएक्शंस जो कि बोर्ड पैटर्न पर होती है या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पैटर्न पर होती है, वो सब के सब डिपेंड करती है कॉमन नेम पर। सो बच्चों, बहुत इजी है इन कॉमन नेम्स को बनाना। हमें सबसे पहले इनके कॉमन नेम जो है वो डिसाइड करने हैं या उन कॉमन नेम्स को हमको निकालना है। हम एक सिंपल सा मेथड पहले यूज कर रहे हैं कुछ कॉमन नेम का। अगर इन कॉमन नेम्स के बारे में आपको मालूम रहता है तो लगभग आप 80% केमिकल रिएक्शन को इजीली बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो फर्स्ट, केमिकल कंपाउंड्स के कॉमन नेम, इट्स अ मेन थिंग। ये आपका फर्स्ट टास्क है जिसे आपको कंप्लीट करना है। सेकंड होगा कि व्हाई रिएजेंट अटैक ऑन द सब्सटेंस। रिएजेंट क्यों अटैक करता है सब्सटेंस के ऊपर? तो सेकंड आपका है व्हाई रिएजेंट अटैक ऑन सब्सटेंस। और तीसरा आपका क्वेश्चन होगा द साइट ऑफ अटैक। रिएजेंट सब्सटेंस के कौन से प्लेस पर अटैक कर रहा है उसे। कॉमन नेम हम आज अभी देखते हैं कि कौन से आपको कंप्लीट करने हैं। और रहा सवाल इन दोनों पैटर्न का, इन दोनों के लिए आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि रिएजेंट सब्सटेंस पर क्यों अटैक कर रहा है और कहां कर रहा है। वो चीज है, कोई ना कोई तो ऐसा फैक्टर या कोई ना कोई ऐसा फोर्स होगा जो रिएजेंट को मजबूर कर रहा होगा कि वो जाके सब्सटेंस पर अटैक करे। हमें ढूंढना है कि वो फोर्स या वो फैक्टर कौन से हैं, और इन फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। These are the factor which known as a electronic effect। ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट 11th क्लास का एक बहुत सिंपल सा टॉपिक है जिसको हम बहुत आसानी से अंडर एस्टिमेट करके आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमें उसका यूटिलाइजेशन नहीं मालूम होता। नो डाउट हर स्टूडेंट को इनके नाम पता है, बट ये नहीं पता है कि ये मेनली क्यों और कैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट अगर आपको याद हो तो टोटल 4 तरह के इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको हम कैपिटल आई से डिनोट करते थे।
दूसरा है मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे। मीजोमेरिक इफेक्ट का एक नाम होता है रेजोनेटिंग इफेक्ट, इसी को हम लोग और बोल सकते हैं दूसरा नाम रेजोनेटिंग इफेक्ट, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तीसरा इफेक्ट होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसको हम लोग एच सी से डिनोट करते हैं। और फोर्थ और लास्ट है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, जिसको हम लोग कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। सो इट्स अ वेरी सिंपल। इन चार में से जो स्टार्टिंग के तीन हैं वो सब के सब परमानेंट इफेक्ट हैं, आपको ये पता है। परमानेंट इफेक्ट मतलब पहली बात तो ये सारे के सारे जितने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं ये सिर्फ और सिर्फ किस में हो रहे होंगे, सब्सटेंस में। सब्सटेंस में इफेक्ट हो रहा होगा, उसी इफेक्ट की वजह से रिएजेंट जाकर सब्सटेंस पर अटैक करेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है दोस्तों, अगर हमें किसी पर अटैक करना हो एज अ ह्यूमन नेचर तो हम कहां अटैक करते हैं, ऑब्वियसली उसके वीक पॉइंट पर। सेम वही प्रोसीजर होती है कि जब रिएजेंट सब्सटेंस पर अटैक करता है तो उसी प्लेस पर अटैक करता है जहां पर सब्सटेंस में बॉन्ड वीक हो गया, उस जगह पर अटैक करना आसान होता है। और यह बॉन्ड का वीक होना डिपेंड करता है इन इफेक्ट पर, इसलिए हमें ये इफेक्ट ध्यान में रखने हैं। तो ये सब के सब इफेक्ट होंगे किसमें, सब्सटेंस में। वो इफेक्ट जो सब्सटेंस में रिएजेंट की प्रेजेंस या एब्सेंस दोनों कंडीशन पे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। ये शुरू के स्टार्ट के तीन परमानेंट इफेक्ट है। और वो इफेक्ट जो सिर्फ सब्सटेंस में तभी अपीयर होता है जब रिएजेंट आ जाए उस पर अटैक करने, उसे बोलते हैं टेम्परेरी इफेक्ट। और हमारा टेम्परेरी इफेक्ट कौन है, सिर्फ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, यही हमारा एक टेम्परेरी इफेक्ट है। तो आपको फिर ध्यान देना है एक सिंपल पैटर्न में कि अगर आपको केमिकल रिएक्शंस कराकर प्रोडक्ट बनाना है तो आपको इन तीन चीजों पर बहुत ध्यान देना होगा। पहला, कॉमन नेम जो सब्सटेंस और रिएजेंट के होंगे, फर्स्ट। दूसरा, कौन सा ऐसा फोर्स है, कौन सा ऐसा फैक्टर है जो रिएजेंट को सब्सटेंस पर अटैक करने के लिए उकसाता है, वो ये दो हैं। ठीक, पहला क्यों अटैक कर रहा है और दूसरा किस जगह पर अटैक कर रहा है। तो जो फोर्स, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो फैक्टर है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट कितने टाइप के हैं, चार टाइप के। चार में से स्टार्ट के तीन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो परमानेंट है और लास्ट का एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी है। हम वन बाय वन इन तीनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे और एक्सप्लेन करने के बाद इजीली हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट कर पाएंगे। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम। कॉमन नेम वो कॉमन नेम स्पेशली हम लोग यूटिलाइज करेंगे जिनको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो केमिस्ट्री का लगभग 80% पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। आप बेफिक्र हो जाएंगे अगर इन कुछ कॉमन नेम को याद कर लेते हैं हम लोग और उन कॉमन नेम के फॉर्मूला यूटिलाइज कर लेते हैं तो लगभग 80% केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शंस जो हैं ऑर्गेनिक की वो आपकी कंप्लीट हो जाएगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्ट करते हैं कॉमन नेम। सो बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नेम से जिनका यूटिलाइजेशन मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस में होता है। उसमें हम सबसे पहला फर्स्ट नंबर ले रहे हैं RCOOH ग्रुप से। आपको पता है ये सबसे मेन और सबसे बड़ा फंक्शनल ग्रुप है जिसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बहुत सिंपल सी यूटिलाइज करना है, अपनी छोटी छोटी सी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करना है और उन इस्तेमाल को करके हमारे नॉलेज को बढ़ाना है। देखो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, आज के टाइम में हर पर्सन को स्मार्ट चीजें चाहिए। आपको फोन स्मार्ट चाहिए, आपको हर चीज स्मार्ट चाहिए, तो आपको स्टडी भी स्मार्ट करना पड़ेगी। स्मार्ट स्टडी का मतलब होगा कम टाइम पीरियड में मैक्सिमम नॉलेज को ले लें। हमें वो ट्रिक, वो मेथड सीखनी पड़ेगी जिसमें हम कम टाइम लगाएं लेकिन हम मैक्सिमम नॉलेज को निकाल लें, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के लिए हो। मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो रहती है वो केमिस्ट्री में जाती है ऑर्गेनिक में। तो हम यही करेंगे कि एक स्मार्ट स्टडी का
यूटिलाइजेशन करेंगे और कम टाइम पीरियड में मैक्सिमम चीजों को निकाल लेंगे, एफर्ट कम होंगे और रिजल्ट ज्यादा होंगे। हमको पता है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मूला ये होता है। अब सबसे पहले हमें ध्यान देना है इस बात पर कि एसिड मींस व्हाट। आप सबको पता है कि एसिड का मतलब वो केमिकल कंपाउंड जो हाइड्रोजन आयन को डोनेट कर दे। सो ये भी हाइड्रोजन आयन को डोनेट करेगा और डोनेट करके बनाएगा RCOO- और +H+। हमें यहीं से ये चीज को देखना है कि RCOO- जो है उसे कहा जाता है कार्बोक्सिलेट। इसे कहते हैं कार्बोक्सिलेट। ये एक आयन है या इसे हम एक रेडिकल कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर चार्ज लगा हुआ है। हमें बस यही कार्बोक्सिलेट का इस्तेमाल करना है। अब फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड ऐसे दो मेन केमिकल्स हैं जो इस होमोलोगस सीरीज के यूटिलाइज किए जाते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि हर फंक्शनल ग्रुप का फर्स्ट और सेकंड मेंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसका यूटिलाइजेशन आप कंटिन्यूअस देखेंगे। हम भी यहां पर उन्हीं फर्स्ट और सेकंड मेंबर को हमारी इस सेशन में उन्हीं के साथ हम लोग जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड का पहला फर्स्ट केमिकल ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड SCOOH। इस केमिकल कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड एक्चुअल में ग्रीक के फॉर्मिका वर्ड से बना है। फॉर्मिका का मतलब होता है लाल चींटियां, उन्हीं से मिलने वाले एसिड को हम लोगों ने बोला फॉर्मिक एसिड। अगर मैं फॉर्मिक एसिड को ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलता है HCOO- और H+। जिस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट बनता है उसी तरह फॉर्मिक एसिड से बनने वाले इस रेडिकल को हम लोग बोलेंगे फॉर्मेट। बस हम इस फॉर्मेट का इस्तेमाल करेंगे और नियर अबाउट 5 to 6 केमिकल कंपाउंड्स को बना लेंगे और उनके नाम भी हमें याद हो जाएंगे जिन्हें अलग से हमें बैठकर याद करने की जरूरत नहीं। फॉर एग्जाम्पल HCOO मीन्स फॉर्मेट, और अगर मैं इसके माइनस पार्ट को बैलेंस करूं और यहां पर मैं Na ले लूं, ऑब्वियसली माइनस किसी भी प्लस को अट्रैक्ट करेगा और वो प्लस अट्रैक्ट होकर इससे कंबाइन होगा और एक कंपाउंड बना लेगा। तो सोडियम उस पर एक प्लस होता है इसलिए अट्रैक्ट होकर इससे कंबाइन होगा और ये केमिकल कंपाउंड में HCOO मींस फॉर्मेट और Na का मतलब सोडियम। सो नेम ऑफ द कंपाउंड इज सोडियम फॉर्मेट। सिमिलर अगर मैं ले लूं HCOO और अब यहां पर K मींस पोटेशियम को ऐड कर दूं तो कंपाउंड का नाम होगा पोटेशियम फॉर्मेट। अगर हम HCOO और अब मैं उसके साथ CH3 मींस मिथाइल ग्रुप को ऐड कर दूं, सो नेम ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल फॉर्मेट। ये एक तरह का एस्टर है, मींस हम अगले फंक्शनल ग्रुप में इंटर कर चुके हैं। अगर मैं HCOO के साथ एक C2H5 को ऐड करता हूं, सो आप सब जानते हैं कि C2H5 का मतलब इथाइल, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा इथाइल फॉर्मेट। ये जितने के जितने अभी सब्सटेंस लगे थे ये सब पर एक पॉजिटिव चार्ज था। सपोज करिए मैं फॉर्मेट के साथ किसी ऐसे आयन को ऐड कर दूं जिस पर दो पॉजिटिव चार्ज हो, मींस कैल्शियम। अगर मैं कैल्शियम ले लूं और मुझे उसके साथ फॉर्मेट आयन को ऐड करना है तो एक फॉर्मेट आयन कैल्शियम को कंप्लीट करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए मुझे यहां पर एक फॉर्मेट आयन को और बढ़ाना पड़ेगा, जब जाकर ये दो माइनस इन दो प्लस से न्यूट्रलाइज्ड होंगे। मींस मुझे कैल्शियम के साथ कंबाइन करने में इसकी क्वांटिटी को डबल करना पड़ेगा और केमिकल कंपाउंड का नाम हो जाएगा कैल्शियम फॉर्मेट। तो हमने एक फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट याद किया और हमें 1, 2, 3, 4 और 5 केमिकल कंपाउंड फ्री मिल गए। इससे इजी केमिस्ट्री का पोर्शन नहीं हो सकता, हमें इसीलिए स्मार्ट स्टडी करना है। हमें एक कंपाउंड से 5 फ्री मिल जाए तो एक पर एक का ऑफर बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत अट्रैक्टिव होता है। यहां पर एक पर तो 5 का ऑफर है, बल्कि हम और इससे एक आगे बढ़ाते हैं। आप लोग सभी इस बात को जानते होंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड एक तरह का डिहाइड्रेटिंग एजेंट है।
अगर मैं दो फॉर्मिक एसिड लूं और उन दोनों फॉर्मिक एसिड को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में हीट कर दूं, तो होता यह है कि कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डी मतलब रिमूवल और हाइड्रेट मींस वाटर। ये वाटर को किसी भी सब्सटेंस में से रिमूव कर देता है। इसलिए बच्चों, जब भी सल्फ्यूरिक एसिड किसी लिविंग सेल या टिश्यू के ऊपर गिरता है तो वो उसके अंदर से सारे वाटर को रिमूव कर जाता है। इसी वजह से वो टिश्यू या वो सेल जो है वो कंप्लीटली डैमेज हो जाता है। तो हमें भी ध्यान रखना है कि जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड के कांटेक्ट में आएगा, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर जाएगा। वाटर मतलब मैं एक फॉर्मिक एसिड में से H ले रहा हूं और दूसरे में से OH ले रहा हूं, मींस वाटर, H2O। बचा हुआ जो सब्सटेंस है, उस बचे हुए सब्सटेंस में मैं इसे लिख सकता हूं HCOO माइनस और HCO माइनस। अब अगर आपको ध्यान हो रहा हो तो इन दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री है। ये दोनों आपस में एक बॉन्ड बनाते हैं। सिमेट्रिकल लिखने के लिए मैं इस O को यहां सेंटर में लिख देता हूं। बहुत सिंपल। ये कंपाउंड जिस एसिड से बना है, इस एसिड का नाम था फॉर्मिक एसिड, और ये कंपाउंड इस फॉर्मिक एसिड से बना है, वो भी डिहाइड्रेशन से। तो आपको इसका नाम देने के लिए इस एसिड को हटाकर यहां पर एनहाइड्राइड लगाना पड़ेगा। इसलिए इस कंपाउंड का नाम होगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। एन का मतलब एब्सेंट और हाइड्राइड मींस वाटर, मींस ये ऐसा कंपाउंड है फॉर्मिक एसिड से बना हुआ जिसमें वाटर एब्सेंट है। सो हमारे पास एक नया कंपाउंड आ गया। द फॉर्मूला इज HCO होल ट्वाइस O, और इस केमिकल कंपाउंड को बोला जाएगा फॉर्मिक एनहाइड्राइड। सो इट्स अ सिंपल। हमने सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड पर थोड़ा सा टाइम दिया और हमें नियर अबाउट 6 केमिकल कंपाउंड फ्री मिल गए। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। सो अगर थोड़ा सा टाइम हम दे देते हैं तो ऐसे वो सारे केमिकल कंपाउंड हैं जो ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में बहुत ज्यादा यूटिलाइज होते हैं, और अगर आपने भी देखा हो तो यही वो केमिकल कंपाउंड है जिनका यूज हम बहुत करते हैं। सो अब हम चलेंगे नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड के एग्जाम्पल पर, जिसको बोलते हैं एसिटिक एसिड। सिंपल, यही सारी चीजें हम रिपीट करेंगे एसिटिक एसिड के साथ। CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। सिंपल, अगर मैं इस एसिटिक एसिड से एक H को रिमूव करा दूं तो बनने वाले केमिकल कंपाउंड को हम लोग बोलेंगे एसीटेट। जिस तरह कार्बोक्सिलिक एसिड से कार्बोक्सिलेट, फॉर्मिक एसिड से फॉर्मेट, सो एसिटिक एसिड से एसीटेट। नाउ सिमिलर प्रोसेस हम यूटिलाइज करेंगे कि CH3COO और अगर उसके साथ मैंने Na को ऐड कर दिया तो बनने वाले कंपाउंड का नाम होगा Na मींस सोडियम एंड CH3COO मींस एसीटेट। नाम होगा सोडियम एसीटेट। सेकंड, अगर मैं एसीटेट ले लूं और उसके साथ K को अटैच कर दूं, सो नाम अब बन जाएगा इस केमिकल कंपाउंड का पोटेशियम एसीटेट। अगर हम लोग CH3COO के साथ एक मिथाइल को ऐड कर दें, सो दिस इज कॉल्ड मिथाइल एंड दिस वन इज कॉल्ड एसीटेट। सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल एसीटेट। अगर मैं इस एसीटेट के साथ इथाइल को ऐड कर दूं, सो द नेम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइल एसीटेट। ये दोनों के दोनों कंपाउंड मिथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ये दोनों एस्टर के एग्जाम्पल्स हैं। एस्टर हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप है, हम इन दोनों केमिकल कंपाउंड को फिर वहां पर देखेंगे। नेक्स्ट, अगर आगे बढ़े और मैं इस एसीटेट को कैल्शियम से अटैच करूं तो आपको पता है कि कैल्शियम पर 2 पॉजिटिव है, इसलिए मुझे एसीटेट की क्वांटिटी डबल करना पड़ेगी। सो द नेम ऑफ द कंपाउंड इज कॉल्ड कैल्शियम एसीटेट।
अगर मैं एसिटिक एसिड में से वाटर को रिमूव करा दूं तो रिमूवल के बाद जो कंपाउंड बनेगा दैट इज कॉल्ड CH3CO होल ट्वाइस O, और इसको हम लोग बोल देंगे एसिटिक एनहाइड्राइड। सो नेक्स्ट, अगर हमें सिर्फ एक एसिटिक एसिड याद हुआ, सिर्फ उसका फॉर्मूला मालूम हुआ, तो हमारे पास उससे रिलेटेड 6 केमिकल कंपाउंड के फॉर्मूले और उनके नेम फ्री हैं जिनका यूटिलाइजेशन बहुत होगा। ये सारे केमिकल किसी ना किसी केमिकल रिएक्शन में या तो प्रोडक्ट में हमें मिलेंगे और या रिएक्टेंट में होंगे। इन्हीं का यूटिलाइज करेंगे और हम कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जितने डेरिवेटिव हैं उस यूनिट को हम लोग कंप्लीट करेंगे। मींस कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एसिड हैलाइड और एस्टर, ये 4 बड़े फंक्शनल ग्रुप हमारे इन केमिकल्स के बेसिस पर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कोई एरोमेटिक कंपाउंड को लेना चाहें तो बहुत सिंपल है, मैं इस R की जगह पर इस्तेमाल करूंगा बेंजीन का। मींस अब मैं R की जगह पर ले रहा हूं C6H5COOH। इस केमिकल कंपाउंड का नाम होता है बेंजोइक एसिड। बस आपको बेंजोइक एसिड ध्यान में होना है, उसके बाद के फिर से 6 नाम आपके पास फ्री हो जाएंगे। अगर मैं बेंजोइक एसिड से H को डोनेट करा दूं तो बनने वाला रेडिकल होगा C6H5COO- और प्लस H प्लस। इस C6H5COO- को बोला जाएगा बेंजोएट। सेम कार्बोक्सिलिक से कार्बोक्सिलेट, तो फॉर्मिक से फॉर्मेट, एसिटिक से एसिटेट, तो बेंजोइक से बेंजोएट। हम इस बेंजोएट का इस्तेमाल करेंगे और फिर वही सोडियम पोटेशियम को लगाएंगे और फिर से 6 कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेंगे। सो फर्स्ट कंपाउंड इज C6H5COO, और अगर मैंने Na को अटैच किया सो नेम इज सोडियम बेंजोएट। नेक्स्ट, अगर मैं C6H5COO के साथ K यानी पोटेशियम को ऐड कर दूं सो नेम इज कॉल्ड पोटेशियम बेंजोएट। नेक्स्ट, अगर हम C6H5COO के साथ CH3 को ऐड कर दें सो यू नो CH3 मींस मिथाइल एंड इट इज अ बेंजोएट, सो नेम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड मिथाइल बेंजोएट। अगर मैं C6H5COO के साथ C2H5 को ऐड कर दूं, C2H5 मींस इथाइल, सो नेम ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइल बेंजोएट। फिर ये दोनों के दोनों एरोमेटिक एस्टर्स हैं क्योंकि दोनों जगहों पर हमने C6H5 का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट, अगर मैं कैल्शियम को अटैच करना चाहूं सो सिंपल C6H5COO होल ट्वाइस Ca, और इसे बोला जाएगा कैल्शियम बेंजोएट। अगर मैं बेंजोइक एसिड से वाटर को रिमूव कर दूं किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट की प्रेजेंस में, सो कंपाउंड बनेगा C6H5CO होल ट्वाइस O, और यहां बन जाएगा बेंजोइक एनहाइड्राइड। सो बच्चों, इट्स अ वेरी सिंपल। फिर हमें सिर्फ एक केमिकल कंपाउंड का नाम और फॉर्मूला याद हुआ और उसके साथ फिर 6 केमिकल कंपाउंड फ्री। सो अगर आपको एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मालूम हो तो आप केमिस्ट्री के बड़े क्राइटेरिया को कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स अ वेरी सिंपल। तो बच्चों, अब कार्बोक्सिलिक एसिड के कंप्लीट होते ही हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड के जो डेरिवेटिव्स हैं उनको देखेंगे। अब डेरिवेटिव क्या होता है, तो एक बहुत छोटा सा डेरिवेशन का फॉर्मेट देखते हैं कि सपोज करिए अगर मैं RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड ले लूं और उस कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं किसी भी हैलोजेनिक एसिड से रिएक्ट करा दूं, सपोज करिए HCl से कराए, तो बहुत सिंपल होगा कि ये OH इस H के साथ बाहर चले जाएगा
और Cl उसके साथ आ जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा RCOCl। क्योंकि ये एसिड से बना हुआ कंपाउंड है और इसमें अब हैलोजन आ चुका है, तो हैलोजन के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं हैलाइड, इसलिए इस ग्रुप का नाम रखा गया एसिड हैलाइड। ये कार्बोक्सिलिक एसिड का एक डेरिवेटिव है। अगर मैं कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अमोनिया से करा दूं, अमोनिया मतलब NH2, या हम उसको NH3 भी बोल सकते हैं, सो फिर यहां का OH इस H के साथ कंबाइंड होकर बाहर निकलेगा और NH2 यहां ऐड हो जाएगा तो कंपाउंड बन जाएगा RCONH2। इसका मतलब ये ग्रुप भी जो है वो एसिड का डेरिवेटिव है, इसे बोला जाता है अमाइड, हमारा अगला फंक्शनल ग्रुप। अगर मैं नेक्स्ट ये करूं कि मैं एल्कोहल, आप एल्कोहल को बहुत अच्छे से जानते हैं, एल्कोहल को मैं लिख रहा हूं ROH, अगर इसके साथ ट्रीट करूं तो फिर ये OH इस H के साथ बाहर निकलेगा और बचा हुआ कंपाउंड जो है वो ये ऐड हो जाएगा तो RCOOR, और ये केमिकल कंपाउंड होता है एस्टर। एस्टर के मेन एग्जांपल्स हम अभी देख के आए, इथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, इथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट, इथाइल बेंजोएट, मिथाइल बेंजोएट। नेक्स्ट, अगर इसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मैं फिर एक कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ ट्रीट करा दूं और डिहाइड्रेशन की प्रोसेस करूं तो ये OH इस H के साथ बाहर निकलेगा और बनने वाला कंपाउंड होगा RCO और एक O एक्स्ट्रा। आप चाहो तो उसको ऐसा लिख सकते हो, अदरवाइज आप चाहो तो इसको RCO और O ऐसा लिख सकते हो। इस ग्रुप का नाम होगा एसिड एनहाइड्राइड। हम वन बाय वन इन ग्रुप के सबसे मेन केमिकल कंपाउंड्स को देखेंगे। हम एसिड हैलाइड, एसिड एनहाइड्राइड ऑलरेडी कंप्लीट करके आ चुके हैं और एस्टर ऑलरेडी कंप्लीट करके आ चुके हैं। अब बचे हुए दो डेरिवेटिव्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग एसिड हैलाइड के साथ कि एसिड हैलाइड का कौन सा मेन एग्जांपल है जो बहुत ज्यादा यूटिलाइज होता है केमिकल रिएक्शन में। हम उनके कॉमन नेम और उनके फॉर्मूले देखते हैं। सो स्टूडेंट्स, आपको एक बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है कि हर होमोलोगस सीरीज का फर्स्ट और सेकंड मेंबर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसका यूटिलाइज किया जाता है। जैसे हम सेकंड ग्रुप पर आ रहे हैं और सेकंड ग्रुप हमारा है RCOCl, इसे हम बोलेंगे एसिड हैलाइड, कार्बोक्सिलिक का डेरिवेटिव। मुझे इसके मेन एग्जांपल्स देखने हैं। सो आपको बहुत सिंपल सा करना है कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप का जो जनरल या कॉमन फॉर्मूला है उसमें एल्काइल ग्रुप में सिर्फ चेंजेस लाने हैं। एल्काइल ग्रुप में R, जैसे एसिड हैलाइड का सबसे कॉमन एग्जांपल जो यूटिलाइज होता है, मैं उसे बना रहा हूं इस R की जगह पर CH3 रखकर, मींस मिथाइल। सो CH3COCl, इसका कॉमन नेम जो है वो है एसिटिल क्लोराइड। इसका यूटिलाइजेशन सारे एसिड हैलाइड में होगा, इसका यूटिलाइजेशन एल्डिहाइड में होगा, इसका यूटिलाइजेशन कार्बोक्सिलिक एसिड में होगा, और साथ साथ में हम अमाइड और दूसरे केमिकल कंपाउंड के प्रिपरेशन में भी इसे देखेंगे। अगर मैं इसी का एरोमेटिक कंपाउंड लेना चाहूं तो मुझे इस R की जगह पर यूटिलाइज करना पड़ेगा C6H5COCl को। मैंने पूरे कंपाउंड में सिर्फ R की जगह यूज किया C6H5 और कंपाउंड का नाम बन गया बेंजोइल क्लोराइड। तो अगर आपको ये दोनों नाम याद होते हैं तो एसिड हैलाइड के सारे केमिकल प्रॉपर्टी और प्रिपरेशन मेथड में हम इन्हीं का इस्तेमाल करेंगे। अगला ग्रुप देखते हैं बच्चों, थर्ड वाला। द ग्रुप इज कॉल्ड RCONH2। अभी हम पढ़ के आ चुके हैं कि इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अमाइड। ये भी एसिड का एक डेरिवेटिव है। अमाइड के सबसे कॉमन एग्जांपल्स में हम लोग देख रहे हैं कि मैं इस R की जगह पर फिर एल्काइल ग्रुप का इस्तेमाल कर रहा हूं और वो एल्काइल ग्रुप होगा CH3, तो फॉर्मूला बनेगा CH3CONH2, CH3CO
NH2 और इस केमिकल कंपाउंड का नाम होता है एसिटामाइड। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर वो कंपाउंड जहां पर दो दो कार्बन का यूटिलाइज हो रहा है उसके लिए हम लोग एसिल वर्ड का यूटिलाइज कर रहे हैं। दूसरा, अगर मैं इस R की जगह पर एरोमेटिक में बेंजीन का इस्तेमाल करूं C6H5 तो बनने वाला जो कंपाउंड होगा उसका नाम होगा बेंजामाइड। हम लोग अगले फंक्शनल ग्रुप पर चल रहे हैं। हमने कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लिया, हमने एसिड हैलाइड को देख लिया, हमने अमाइड को देख लिया, हम एस्टर को देख के आ चुके हैं, हम लोग एनहाइड्राइड को देख के आ चुके हैं। अब हम आगे चल रहे हैं और अगला ग्रुप होगा हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड सबसे पहले मैं फॉर्मूला यूटिलाइज करता हूं। एल्डिहाइड का फॉर्मूला होगा RCOH या RCHO, इसे बोला जाएगा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के सबसे कॉमन एग्जांपल में हम 1 कार्बन वाला एल्डिहाइड का इस्तेमाल करेंगे जिसमें मैं R की जगह पर H का यूटिलाइजेशन करूंगा। सो कंपाउंड बनेगा HCHO। देखिए CHO पूरा एज इट इज है, सिर्फ हम चेंज कर रहे हैं R की जगह पर, और इसे बोला जाएगा फॉर्मल्डिहाइड। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस में, प्रिपरेशन मेथड में, केमिकल प्रॉपर्टीज में हम फॉर्मल्डिहाइड का यूटिलाइजेशन करेंगे। अगर मैं सिर्फ इस R की जगह CH3 का इस्तेमाल करता हूं तो कंपाउंड बनेगा CH3CHO और इसे बोला जाता है एसिटल्डिहाइड। और अगर मैं इस R की जगह पर बेंजीन का इस्तेमाल करता हूं तो C6H5CHO, इसे बोलते हैं बेंजल्डिहाइड। मेथड बहुत सारी है लेकिन हम लोग सबसे सिंपल मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ऑर्गेनिक परफेक्ट बने। हमारा 4th ग्रुप कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम चल रहे हैं अगले ग्रुप की तरफ, 5th ग्रुप। और 5th ग्रुप जो है वो है एल्कोहल। बहुत सारे लोगों का ये काफी फेवरेट ग्रुप माना जाता है एल्कोहल। एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH। हम इस एल्कोहल में इस R का यूटिलाइजेशन करेंगे और इसे सबसे कॉमन यूटिलाइज होने वाले या यूज होने वाले एग्जांपल्स में कन्वर्ट करेंगे। अगर मैं इस R की जगह पर एक मिथाइल ग्रुप को रख दूं ये बनता है CH3OH और इसे कहा जाता है मिथाइल एल्कोहल। मिथाइल एल्कोहल एक पॉइजनस एल्कोहल है जिसका यूटिलाइजेशन ओनली एक्सटर्नल यूज के लिए होता है। अगर गलती से कोई इसको इंटैक्ट कर लेता है तो वो बहुत ज्यादा पॉइजनस इफेक्ट शो करता है। अगर सिर्फ इसका 10% भी इस्तेमाल कर लिया जाए तो सबसे पहले उस यूज करने वालों की आंखें जो हैं वो चली जाएंगी। ध्यान रखें, इट इज अ पॉइजनस एल्कोहल। अगला है, जब मैं इस R की जगह पर यूटिलाइज करूंगा C2H5OH और C2H5 का नाम होता है इथाइल। कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइल एल्कोहल। इथाइल एल्कोहल ही है जिसका यूटिलाइजेशन ड्रिंकिंग पर्पस में इस्तेमाल किया जाता है। इथाइल एल्कोहल ही है जिसका इस्तेमाल 70%, अगर आपको याद हो तो V/V हमने इसी का यूटिलाइजेशन किया था एज अ सैनिटाइजर। मेडिकल पर्पस में इसका यूटिलाइजेशन बहुत पहले से होता है, पर उस मेडिकल पर्पस में कोई गलत इंटेंशन से इसको इस्तेमाल ना करें, इसलिए इसमें कुछ क्वांटिटी में मिथाइल अल्कोहल को मिला दिया जाता है। इसीलिए जितने भी सैनिटाइजर या इस तरह के इथाइल अल्कोहल का यूटिलाइज मेडिकल पर्पस में होता है उन पर क्लियरली लिखा रहता है इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में कि यू ओनली फॉर एक्सटर्नल यूज, हम उसको इंटैक्ट नहीं कर सकते, उसके पॉइजनस इफेक्ट होते हैं। सो दीज आर द मेन 5 functional group which are highly utilized in all the organic chemical reactions. इसके बाद बचे हुए हम लोग कुछ ग्रुप्स का इस्तेमाल करते हैं और हमारे कॉमन नेम को कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ रहे हैं 6th ग्रुप पर।
जो होगा RCOR, इस ग्रुप को हम लोग कहते हैं कीटोन, जिसका सफिक्स ओन होता है। कीटोन का सबसे कॉमन एग्जांपल जो है, मैं इन दोनों R की जगह मिथाइल ग्रुप का इस्तेमाल करूंगा, और वो है CH3COCH3। इसका नाम होता है एसीटोन। एसीटोन बहुत सारी जगहों पर यूटिलाइज होता है। कीटोन जो है वो एल्डिहाइड का फंक्शनल आइसोमर्स है, इसलिए कीटोन और एल्डिहाइड को बनाने वाली ज्यादातर मेथड भी एक जैसी है, इनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक जैसी हैं। तो जब आप इन रिएक्शंस को पढ़ते हैं तो बहुत आसान तरीका होता है कि आप एल्डिहाइड और कीटोन को मिक्स करके पढ़ें, ताकि आपकी जो टाइम है वो टाइम कम यूटिलाइज हो और ज्यादा से ज्यादा रिएक्शंस को आप लोग कंप्लीट कर पाए। कीटोन के बाद हम लोग नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप पर आते हैं, और नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो है वो है ईथर। ईथर का फॉर्मूला जो है वो होता है ROR। हमें अब सिर्फ इन एल्काइल ग्रुप को बदलना है, तो इन एल्काइल ग्रुप को बदल के हम सबसे कॉमन निकालते हैं CH3OCH3। इस कंपाउंड में 2 मिथाइल हैं, इसलिए इसके लिए नाम यूज होता है डाई मिथाइल ईथर। अगर मैं दोनों की जगह पर C2H5 का यूटिलाइजेशन करूं तो इस कंपाउंड का नाम बन जाता है डाई इथाइल ईथर। अगर हम दोनों की जगह पर एरोमेटिक में C6H5 का यूटिलाइजेशन करें तो इस केमिकल कंपाउंड का नाम होता है डाइफिनाइल ईथर। इन तीनों के तीनों अल्कोहल को सिमेट्रिकल ईथर, इन तीनों ईथर को सिमेट्रिकल ईथर कहते हैं, इसलिए क्योंकि इनके दोनों एल्काइल ग्रुप जो हैं वो सेम होते हैं। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि मैं एक एल्काइल की जगह C2H5 और दूसरे की जगह CH3 ले लूं तो इसे कहेंगे अनसिमेट्रिकल ईथर, और इसका नाम होता है इथाइल मिथाइल ईथर। हमें दोनों ईथर का इस्तेमाल करना है, दोनों हमारे सिलेबस में है, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल भी। सो इट इज अ वेरी और इंपॉर्टेंट ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप। आपके जो यूनिट है एल्डिहाइड, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उस अल्कोहल, फिनॉल, ईथर में हमें एक जैसे फंक्शनल ग्रुप का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ईथर और अल्कोहल एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, इसलिए इनको बनाने की मेथड्स भी बहुत सिमिलर हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी काफी सिमिलर है। इसी वजह से CBSE के बुक में इन दोनों केमिकल कंपाउंड को एक साथ रखा गया है। तो जितने फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, और स्पेशली फंक्शनल आइसोमर्स, उन सबको एक साथ रखा गया है ताकि उनको आसानी से और इजीली पढ़ा जा सके। सो बच्चों, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है जिसका यूटिलाइजेशन करना है वो है एमीन और एमाइन, आप जो दोनों में से बोलना चाहें। इसका फॉर्मूला होता है RNH2, और अगर मैं इस R की जगह पर जो सबसे कॉमन फॉर्मूला बनाना है मिथाइल या CH3 ग्रुप रख दूं तो इसका कॉमन नेम होता है मिथाइल अमाइन या मिथाइल अमीन। और अगर मैं इसकी जगह पर C2H5 रखूं तो इस केमिकल कंपाउंड का नाम होता है इथाइल अमाइन। ये हमारे वो मेन फंक्शनल ग्रुप हैं जिनको अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं, जिनके कॉमन नेम और फॉर्मूले हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, तो हमारे ऑर्गेनिक का लगभग 70 to 80% पोर्शन जो है वो रिएक्शन बनाने में इजी हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, प्लीज वर्क ऑन दिस फर्स्ट ऑफ ऑल, देन इसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट सेशन करेंगे या नेक्स्ट वीडियो डालेंगे, हम उस नेक्स्ट वीडियो में जितनी ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस होती हैं उन केमिकल रिएक्शन का शॉर्ट टर्म डालेंगे। अभी हम लोगों ने 3 में से एक फैक्टर पर वर्क किया है कि कॉमन नेम, उसके बाद हम बचे हुए 2 फैक्टर पर वर्क करेंगे कि रिएजेंट सब्सटेंस पर अटैक क्यों करता है और कहां करता है, उसी के बेसिस पर हम सारी शॉर्ट ट्रिक लगाएंगे। एक बात बच्चों हमेशा ध्यान रखिए कि केमिकल रिएक्शंस स्पेशली ऑर्गेनिक वो बच्चों से बनती क्यों नहीं है। उसका रीजन ये होता है कि बच्चों को ये कॉमन नेम याद नहीं होते हैं।
जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये होती है कि हम उन नेम्स के फॉर्मूले नहीं बना पाते, इसलिए हम रिएक्शंस को स्किप कर देते हैं। सो बहुत सिंपल है, अगर आपको ऑर्गेनिक से दोस्ती करनी है तो कॉमन नेम से दोस्ती करना पड़ेगी, उन्हें ध्यान में रखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपका फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, लेकिन आपको उसका नाम नहीं पता हो? नहीं ना। सो सिंपल है, आपको इनको भी अपना फ्रेंड बनाने के लिए पहले इनको नाम याद होने होंगे, उसके बाद ऑर्गेनिक की रिएक्शंस बहुत इजीली कंप्लीट होगी। तो आज का हमारा सेशन कंप्लीट होता है। आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखकर बताइए कि इस सेशन से आपको क्या प्रॉफिट हुआ। अगर आप अगले वीडियोस के लिए या ऐसे कोई टॉपिक हैं जिन टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हम उन टॉपिक्स पर भी आपके लिए केमिस्ट्री में वीडियोस को अवेलेबल कराएंगे, और जिसकी वजह से आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या अपने रेगुलर एग्जाम की तैयारी को आसानी से कंप्लीट कर सकें। सो अपने टॉपिक्स को कंप्लीट कीजिए और हमें इन्फॉर्म कीजिए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। Thank you very much.